अगर इंटेलिजेंस ही सक्सेस तय करती तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। बट रियलिटी एकदम अलग है। रियलिटी ये है कि हिस्ट्री में भी बिलियन डॉलर की कंपनी फेल हुई हैं। इन्वेस्टर्स, इन्होंने भी खराब इन्वेस्टमेंट किए हैं, या जो डिग्री लेके बैठे थे, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने भी गलतियां की हैं, और जो एजुकेटेड इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी गलतियां की हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो इतने एजुकेटेड थे, इतने इंटेलिजेंट थे, तो वो फेल क्यों हुए? उन्होंने गलती क्यों की, उनसे गलती हुई क्यों? तो मेन फंडामेंटल ये है कि बहुत सारे लोग समझ लेते हैं इंटेलिजेंस बराबर जजमेंट और नॉलेज बराबर डायरेक्शन। इसे एक पैटर्न के तौर पे समझते हैं, यानी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बराबर जजमेंट और मतलब इंटेलिजेंस बराबर जजमेंट और नॉलेज बराबर डिसीजन। बट ये सेम नहीं है, यानी ये है ही नहीं। ना इंटेलिजेंस बराबर जजमेंट है और ना नॉलेज बराबर डिसीजन है, क्योंकि नॉलेज होना ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होता है, बट जजमेंट होना ये एक डिसीजन मेकिंग होता है। अब ये समझो, अब एक एग्जांपल लो, एक स्टोरी सुनो। गूगल 1998 में लेरी पेज, उन्होंने गूगल को बेचने का सोचा $1 मिलियन में याहू को, बट याहू ने मना कर दिया। याहू ने सोचा कि सर्च इंजन शायद कोई बड़ा बिजनेस ना हो, क्योंकि 1998 में गूगल नया सर्च इंजन था जो कि याहू को $1 मिलियन में बेचने निकला था। बट याहू ने मना कर दिया कि सर्च इंजन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी या इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। बट आज गूगल ट्रिलियंस डॉलर की वैल्यू क्रिएट करके बैठा है। अब याहू को, यानी कुल मिलाकर याहू आज एक हिस्ट्री बन चुका है, एक इतिहास बन चुका है याहू, और गूगल ट्रिलियंस डॉलर में स्केल कर रहा है। वो उसकी इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है कि आज कोई भी हो, कहीं नहीं जाना, गूगल पे सर्च मारना है कुछ भी, यानी गूगल जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक इकोसिस्टम है। अब देखो, नॉलेज दोनों के पास था, इंफॉर्मेशन भी थी, बट जहां जजमेंट अलग था। अब बात करते हैं जजमेंट आखिर होता क्या है। तो जजमेंट यानी कोई फ्यूचर देखने की पावर नहीं, या ऐसी कोई मशीन नहीं जो आपका फ्यूचर बता दे, या ऐसी कोई पावर नहीं। बट जजमेंट यानी ऐसी एबिलिटी जो अभी अवेलेबल है उसके तौर पर, यानी उसे सामने रख कर सही डिसीजन लेने की एबिलिटी दे सके, ये होता है जजमेंट। अब जैसे दो लोग एक ही चीज देखते हैं, बट यानी दोनों के डिसीजन अलग होते हैं, क्योंकि दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। अब देखो इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहीं से इस पैटर्न से समझ आएगा आपको क्या होता है जजमेंट। इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन, या डिसीजन, फिर आउटकम। अब जैसे इंफॉर्मेशन सेम है, यानी दो लोग हैं, दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम है। अब एक स्टोरी सुनो, जैसे दो इन्वेस्टर हैं, अब दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है और सेम स्टॉक दिखाया गया है, या जहां भी इन्वेस्टमेंट करना है सेम। अब दोनों ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, अब पहले ने इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे ने उसे इग्नोर किया। अब दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिए, यानी इंफॉर्मेशन सेम थी बट इंटरप्रिटेशन अलग थी, माइंडसेट का गेम अलग था, डिसीजन दोनों के अलग अलग डिसीजन थे। और जैसे ही डिसीजन बदलेंगे फ्यूचर बदलेगा, क्योंकि आउटकम अलग होंगे। अब जैसे ही आउटकम अलग होंगे तो फ्यूचर बदलेगा, और फ्यूचर बदलेगा, आउटकम अलग होंगे। यानी जजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो आज
अभी के टाइम पे जो है उसी में डिसीजन लेने की क्षमता देती है, एबिलिटी देती है। यानी वही ऐसी एबिलिटी है जो आपको वो डिसीजन लेने की क्षमता देती है इस प्रेजेंट में। ये होता है जजमेंट। क्योंकि दोनों इन्वेस्टर ने, एक ने इग्नोर किया और दूसरे ने इन्वेस्टमेंट किया, तो अब जिसने इन्वेस्टमेंट किया या तो उसका लॉस हो सकता है और या तो उसका बहुत हाई प्रॉफिट हो सकता है, और जिसने इग्नोर किया या तो उसे पछतावा हो सकता है और या तो यानी उसने ठीक किया। तो ये कैसे, ये प्रेजेंट के जजमेंट से। अगर आज जो चीजें हमें दिख रही हैं हमारे, यानी जो अब स्टॉक की रिपोर्ट सही थी तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो हमें अभी प्रेजेंट की एबिलिटी दे, डिसीजन एबिलिटी, वो जजमेंट होता है। यानी जजमेंट फैक्ट्स नहीं बदलते, फैक्ट्स का मीनिंग बदलता है। हमारा ब्रेन डिसीजन कैसे लेता है, क्योंकि इसी टॉपिक, इसी कॉन्सेप्ट पर, डिसीजन मेकिंग पर कई साइकोलॉजिस्ट ने बहुत दशकों तक रिसर्च की है। अब देखो, हमारा ब्रेन दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका यानी सिस्टम 1, ये होता है हमारा फास्ट इमोशंस ऑटोमेटिक। यानी सिस्टम 1, पहला जो हमारा माइंडसेट काम करता है वो होता है पहला फास्ट इमोशंस ऑटोमेटिक, और जो दूसरा होता है वो होता है यानी सिस्टम 2। अब सिस्टम 2 में जो होता है हमारा, एक तो होता है स्लो, फिर लॉजिक, एनालिसिस। अब जो हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है, वो पहला सिस्टम 1 इधर और सिस्टम 2 उधर। तो देखो, पहला यानी जैसे फास्ट इमोशंस ऑटोमेटिक। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप खाना खाते हो, कार चलाते हो, यानी फास्ट, जब आपका ये वाला माइंड एक्टिव रहता है, और दूसरा ये स्लो लॉजिक एनालिसिस, इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, ये डीपली जाता है, ये एनालिसिस करता है, ये इसमें लॉजिक ढूंढता है। ये चीज होती है इसका स्लो। बट होता क्या है, अब बिजनेस में, इन्वेस्टिंग में, इनमें जो होता है ये फर्स्ट जो सिस्टम 1 है, ये फास्ट डिसीजन लेता है, इमोशंस में आता है और ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है। तो यही ये बहुत बड़ी गलतियां करवा देता है। क्यों? अगर आप जल्दी जल्दी में किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, कहीं भी गलत जगह किसी गलत एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, या आप उसे एसेट समझकर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ये गलत टाइम पर गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ये होता है आपका फास्ट इमोशंस ऑटोमेटिक यानी सिस्टम 1। ये फास्ट चाहता है। और दूसरा जो होता है सिस्टम 2, स्लो लॉजिक एनालिसिस, ये बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन यहाँ शॉर्टकट चुनता है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, तो हमारा ब्रेन शॉर्टकट चुनता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, उसमें लिखा होता है ओनली टू लेफ्ट या सेल लिखी होती है, आप तुरंत खरीदने से मना कर देते हो जब आपका ये वाला माइंड एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कट से मना कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक एनालिसिस किए। अगर आप उसे थोड़ा देर सोचो समझो फिर उसे बाय करो, तो आपका ये सिस्टम 2 लेवल का माइंडसेट चालू रहता है, यानी ओपन रहता है, एक्टिव रहता है। अब देखो, जैसे क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिसीजन यानी सही डिसीजन लेना पसंद नहीं करता, वो सरल डिसीजन लेना पसंद करता है, जो उसे आसान लगता है वो तुरंत डिसीजन लेता है। अब वो चाहे ये माइंडसेट एक्टिव हो या ये वाला एक्टिव हो। कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो हमारे डिसीजन इवॉल्वमेंट करती है। कंपनियां क्या करती हैं? सेल लगाती हैं, टू लेफ्ट, ओनली टू लेफ्ट, टाइम लिमिट लगाती हैं। ये सब क्या? ये सब हमारे माइंड का एक गेम है, और वो इस साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझती है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी परचेस कर लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो तब भी आपका यही माइंड अब एक्टिव रहता है। और अगर आप लॉजिक एनालिसिस ढूंढते हो, उसमें टाइम लगाते हो, उसमें डीपली जाते हो, उसकी रिसर्च करते हो,
उसके रिव्यूज पढ़ते हो, तो उसमें आपका ये वाला माइंड एक्टिव रहता है और ये कंपनियां अच्छे तरीके से समझती हैं ये साइकोलॉजी। कॉग्निटिव डिसीज, आपका ब्रेन आपको झूठ क्यों बोलता है, अब समझते हैं। क्योंकि अब तक जो हमने समझा वो ये समझा कि ब्रेन की 2 लेयर होती हैं और जो पहली लेयर होती है ये रिजल्ट ये रियलिटी नहीं देखती, ये रियलिटी का सबसे शॉर्ट वर्जन देखती है। अब हम समझते हैं ब्रेन में क्या है, यानी क्या फंडामेंटल है। अब होता है हमारा रियलिटी, फिर ब्रेन फिल्टर, फिर बेसिस, इसके बाद जो हमारा आता है डिसीजन, रिजल्ट। अब ये देखो आप, यानी रियलिटी ब्रेन फिल्टर करता है, रियलिटी को ब्रेन फिल्टर करता है। तो जो मैंने बताया था कि जो पहला सिस्टम 1 का जो पहला वर्जन था माइंडसेट का, उसमें वो रियलिटी नहीं देखता, रियलिटी का शॉर्ट वर्जन देखता है। वैसे ही एक जो विशेष है, जो ब्रेन की एक ऐसी आदत जो ब्रेन को पता चले ही डिसीजन इन्फ्लुएंस कर देती है, ये होती है विशेष, ये आदत होती है। और इसे साइकोलॉजी में यानी कॉग्निटिव बेस कहा जाता है, यही होता है। अब देखो, इसलिए कई बार स्मार्ट लोग भी एक्सपेंसिव मिस्टेक्स करते हैं। अब आइए इन्हें 3 लेयर्स में समझते हैं, और 3 लेयर यही सबसे डेंजरस लेयर है। अब हम इसे एकदम डिकोड करते हैं। तो अब जो हमारी पहली लेयर आती है वो आती है कंफर्मेशन बेस। जो हमारी 3 डेंजरस लेयर थी उसमें से जो आती है पहली कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन बेस, मान लो आपने कोई डिसाइड कर लिया कि एक कंपनी ये फ्यूचर में ज़्यादा हाई जाएगी, ये इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो आप उसी के वीडियो देखोगे जो आपकी बातों को साबित करे, जो आर्टिकल्स आपकी बातों को साबित करे आप उन्हीं आर्टिकल्स को देखोगे, और जो आपके अगेंस्ट होंगे आप उन्हें इग्नोर करोगे। क्योंकि आप यहाँ पर ट्रुथ नहीं ढूंढ रहे, आप अपनी एक्साइटिंग बिलीफ का प्रूफ ढूंढ रहे हो। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये कंफर्मेशन बेस जो है, यानी आप रियलिटी से एकदम दूर जा रहे हो। आप सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने की सोच रहे हो कि आपकी बात सही है, आप सही हो, यानी आप अपनी एक्साइटिंग बिलीफ का प्रूफ ढूंढ रहे हो, ना कि ट्रुथ ढूंढ रहे हो। जो रियलिटी में जो रियल ट्रुथ है आप वो नहीं ढूंढ रहे। अब एक स्टोरी सुनो, ऐसा ही एक बार हुआ क्या था, एडम न्यूएल यानी एक विजनरी फाउंडर थे। अब इन्वेस्टर्स उनके विजन से यानी इतने इम्प्रेस हुए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर कर दिया और हर नेगेटिव सिग्नल पॉजिटिव के नीचे दब जाता। अब 2019 में रियलिटी सामने आई, रिपोर्ट सामने आई, तो $47 बिलियन से कंपनी बहुत नीचे जा चुकी थी। तो यह क्या हुआ, ये यही हुआ कि वो अपना सिर्फ बिलीफ प्रूफ ढूंढ रहे थे, ना कि ट्रुथ ढूंढ रहे थे। अगर ट्रुथ ढूंढते तो ऐसे ही इंप्रेस नहीं होते, बिना आर्टिकल्स देखे, बिना रिपोर्ट देखे, बिना कंपनी की रिपोर्ट देखे। ये कैसे हो गया, ये यही हुआ कि उन्होंने अपने बिलीफ को प्रूफ करने के लिए। और पॉइंट यही है कि अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो, ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हो जो आपको अच्छा फील कराए, तो आप ट्रुथ नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने बिलीफ का प्रूफ ढूंढ रहे हो, आप अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और यही आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आप अपने बिलीफ को प्रूफ कर रहे हो, ना कि ट्रुथ को। आप रियलिटी से एकदम दूर जा रहे हो। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, क्योंकि पहला होगा हमारा कंफर्मेशन बेस। अब दूसरा जो आता है यानी लॉज ओवरसीन। अब ये साइकोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग फील्डिंग है, क्योंकि माइंड को, हमारे ब्रेन को 100 रुपए मिलने की जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा
100 रुपए खोने की होती है, क्योंकि ब्रेन को ऐसा लगता है प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल लगता है ये। अब देखो एक स्टोरी सुनो। एक इन्वेस्टर शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है या शेयर लेता है, खरीदता है, तो वो 1000 में खरीदता है जो मार्केट की अभी वैल्यू थी, यानी मार्केट में उसकी अभी वैल्यू थी, उसने 1000 में परचेस किया। अब 1000 में जब परचेस किया, अब उसका लॉस होने लगा, यानी उसे लगा यानी 600 हो गया, अब उसकी प्राइस 600 हो गई। तो अब उसे लगा कि मैं इसे नहीं बेचूं, क्यों? क्योंकि जब तक 1000 नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे लॉस नहीं करना। और यहीं से डिसीजन खराब हो जाता है, क्योंकि मार्केट को नहीं पता तुमने कितने में परचेस किया, मार्केट को नहीं पता तुमने कितने में परचेस किया। मार्केट इमोशंस नहीं देखता, वो वैल्यू देखता है। अगर आप 1000 का आपने, ये नहीं, मेन फंडामेंटल जो है वो यही है कि यही आपका डिसीजन खराब कर देता है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग फील्डिंग ये है कि लोग अक्सर यही गलती करते हैं, टाइम का इंतजार करते हैं। और टाइम का इंतजार तो ठीक है, बट वो सोचते हैं कि 1000 का है तो अब उसी प्राइस में जाए, बट नहीं जाता। अब आते हैं हमारी 3 पॉइंट पर, एंश्योर बेस। यानी हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को एंश्योर बना देता है, फिर हर डिसीजन उसी के आसपास घूमता रहता है। जैसे एक पॉइंट है, अब सब चीज इसी के आसपास घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? क्योंकि ये एक पॉइंट है, एंश्योर है। अब जो एंश्योर है, इंफॉर्मेशन को एंश्योर बना दिया गया है, तो अब जो भी है सब इसी के आसपास घूमेंगे। ये मैग्नेट की तरह काम करती है, यानी एक मैग्नेट है, अब सारी चीजें यहाँ से यानी इसी के आसपास घूमते रहेंगी, इससे दूर नहीं जाएंगी। अब देखो होता क्या है, अगर कोई ब्रांड जैसे फोन, अब मोबाइल फोन आपको पहले तो 1,20,000 का दिखाया जाता है, अब 1,20,000 का दिखा दिया जाता है, फिर उसके बाद एकदम अचानक से 80,000 तक का दिखाया जाता है। आपके ब्रेन को लगता है और ये काफी सस्ता हो गया, काफी चीप हो गया, बट यहाँ पर ना तो फोन बदला, बट रेफरेंस बदल गया। ये होता है क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स, साइकोलॉजी, बड़ी कंपनीज, ये सब एंश्योर का लगातार यूज करती हैं, क्योंकि यही तो फंडामेंटल है। ये 50 लाख की चीज 5 लाख की दिखा दी जाए तो ऐसा लगता है बहुत सस्ती है, बट हो सकता है उसकी एक्चुअल प्राइस वही हो 5 लाख। ये फंडामेंटल होता है कि ये एंश्योर बेस जो होती है, ये मतलब जो तीनों हो गई हैं, ये तीनों पहले हो गई कंफर्मेशन बेस, लॉस एवरेशन और एंश्योरिंग बेस। ये तो कई बार डिसीजन प्रेजेंट प्राइस से नहीं होता, पहले देखे गए प्राइस से होता है। क्योंकि अगर आपने कल देखा था 1,20,000 का और आज देखा है 80,000 का, तो आपको आज सस्ता लगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेजेंट को नहीं देखा, आपने यानी पास्ट को देखा। आपने कल को देखा कि कल महंगा था, आज सस्ता है, बट हो सकता है आज उसकी वैल्यू या आज उसकी प्राइस मार्केट में उतनी ही हो, और आप सोच रहे हो कि आपको सस्ता दे दिया गया। ये फंडामेंटल होता है। ग्रेट इन्वेस्टर्स इंटेलिजेंस से नहीं, फ्रेमवर्क से जीतते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की, जिन्हें इस वीडियो में, इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में अभी क्लियर कर देना ज्यादा बेहतर होगा। यानी लोग सोचते हैं चार्ली मंगल, वॉरेन बफेट, राय डेलियो, इलॉन मस्क, इन सबका हाई आईक्यू था, बट ऐसा नहीं है। इनका हाई आईक्यू नहीं था। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये ऑप्शंस से नहीं, फ्रेमवर्क से डिसीजन लेते हैं। यानी ये इमोशंस में नहीं आती। इमोशंस को, यानी फ्रेमवर्क इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो ये फ्रेमवर्क से डिसीजन लेते हैं। इसलिए अब देखो, इमोशंस आप चाहो तो इस पैटर्न को नोट कर सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो हमारा आता है इमोशंस, फ्रेमवर्क, फिर डिसीजन, रिजल्ट। इमोशंस, फ्रेमवर्क, डिसीजन, रिजल्ट। अब देखो होता क्या है, लोग इमोशंस में आकर डिसीजन लेते हैं, बट ये फ्रेमवर्क में डिसीजन लेते हैं। और फ्रेमवर्क में अगर डिसीजन लिया तो रिजल्ट भी अलग आएंगे, अलग आउटकम्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डिसीजन ना कि इमोशंस से है। यानी डिसीजन जो है वो पूरा फ्रेमवर्क से है,
लॉजिक से एनालिसिस है, जो माइंड दूसरा मैंने बताया था वहीं से यही होता है। जो चार्ली मंगल, वॉरेन बफेट, रे डालियो, इलोन मस्क, ये इनका कोई हाई आईक्यू नहीं था, ये कोई सुपरमैन नहीं थे, इनमें कोई सुपर पावर नहीं थी। मेन फंडामेंटल था इन्होंने फ्रेमवर्क से डिसीजन लिए, ना कि ऑप्शंस थे, क्योंकि लोग सोचते हैं ऑप्शन से डिसीजन लो, तो ऑप्शंस तो जो आपके पास है उससे, बट इन्होंने फ्रेमवर्क से डिसीजन लिए। तो फ्रेमवर्क एक अलग चीज हो गई, ऑप्शन एक अलग चीज हो गई। अब एक स्टोरी सुनो वॉरेन बफेट की। नहीं, पूरी दुनिया इंटरनेट का स्टॉक खरीद रही थी, लेकिन वॉरेन बफेट प्रेशर में, मीडिया ने कहा बफेट ओल्ड हो गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बट हुआ क्या फिर? हुआ ये कि वॉरेन बफेट ने, यानी उनके सर्कल से ही बाहर था ये, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अब हुआ क्या, यानी 2000 जो सन 2000 आया उसमें डोंट कम बबल फूट गया, हजारों कंपनीज खत्म हो गई, वॉरेन बफेट बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया, उन्होंने अपने फ्रेमवर्क को फॉलो किया, तो ये फ्रेमवर्क से जीत गए। अगर ये इन्वेस्टमेंट कर देते तो इनका भी लॉस होता, बट इन्होंने अपने फ्रेमवर्क को फॉलो किया और ये बच गए, और वहीं हजारों कंपनीज खत्म हो गई। ये होता है फ्रेमवर्क से डिसीजन लेने का फंडामेंटल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रेमवर्क में, क्योंकि फ्रेमवर्क से अगर आप डिसीजन लेते हो तो यहाँ पर आपका एक अलग ही फ्रेमवर्क चलता है। अब अगर इनके सर्कल के बाहर था वो, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर इनके सर्कल के अंदर आता तो ये भी इन्वेस्टमेंट करते, और ये इन्वेस्टमेंट करते, इनका भी लॉस होता, क्योंकि हजारों कंपनीज खत्म हुई, इनका भी फ्यूचर खत्म होता। लेकिन इन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया, इन्होंने अपने फ्रेमवर्क को फॉलो किया। स्मार्ट पीपल आंसर ढूंढते हैं, बट ग्रेट फाउंडर्स, ग्रेट पीपल बेटर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब मेन फंडामेंटल आता है, अगर फ्रेमवर्क इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम एक ऐसा फ्रेमवर्क क्यों डिजाइन नहीं कर सकते जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को हैंडल करे, हमारी हेल्प करे हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो जजमेंट, द जजमेंट फ्रेमवर्क, यानी डिसीजन लेने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब आते हैं जजमेंट फ्रेमवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप, क्योंकि यहाँ से हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो का एक प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाता है। अब तक जो हमने समझा एक फिलोसफी की तरह समझा, बट अब जो हमारा फंडामेंटल है एक प्रैक्टिकल लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कैसे क्या कर सकते हो। अब देखो मेन चीज यहाँ पर आती है जजमेंट फ्रेमवर्क। यही है जो आप इसे आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जहां चाहे वहां से लिख सकते हो इसे, जजमेंट फ्रेमवर्क। ये फैक्ट्स, assumption, alternatives, risk, opportunity cost, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब इसके बाद जो हमारी आती है अपॉर्चुनिटी कास्ट भी हो गई सेकंड ऑर्डर इफेक्ट। फिर डिसीजन, ये फैक्ट, एसिमुलेशन, अल्टरनेटिव्स, रिस्क, अपॉर्चुनिटी कास्ट, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, और ये हमारा लास्ट आता है डिसीजन। अब देखो बिल्कुल एकदम डीपली समझते हैं। तो अब तक हमने समझा ब्रेन शॉर्टकट लेता है, बेसिक डिसीजन खराब करती है, ग्रेट इन्वेस्टर्स या ग्रेट पीपल फ्रेमवर्क में सोचते हैं, और यहीं से मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी का क्वेश्चन ये होगा तो हम क्या करें, यानी हम क्या करें। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, करियर, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, हायर, प्रोडक्ट लॉन्च को इन 6 क्वेश्चन से गुजारो। अगर इनका आंसर नहीं है तो अभी डिसीजन मत लो। तो क्वेश्चन 1, फैक्ट्स vs स्टोरी। होता क्या है, जैसे ये एक अलग, ये फैक्ट्स vs स्टोरी।
अब सबसे पहले हर डिसीजन से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या ये मैं फैक्ट्स में डिसीजन ले रहा हूँ या स्टोरीज, क्योंकि ब्रेन को स्टोरीज ज्यादा पसंद होती हैं। अब जैसे एआई आया, लोगों ने कहा एआई जॉब खा जाएगा, ये फैक्ट नहीं, ये प्रिडिक्शन है। हाँ, एआई से बहुत सी इंडस्ट्रीज बदली हैं, ग्रो हुई हैं, या तो ये एक यानी जजमेंट फैक्ट और स्टोरीज में पहचानता है, यानी फर्क पहचानता है, और यही बहुत बड़ा फर्क। ओपिनियन फैक्ट नहीं होता। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दूसरा, व्हाट इफ आई एम वर्किंग। इसे नोट कर सकते हो आप या इसे स्क्रीनशॉट में रख सकते हो आप। व्हाट इफ आई एम वर्क रॉन्ग। चार्ली मंगल हमेशा कहते थे, अपने एग्रीमेंट को गलत साबित करने की कोशिश करो। एवरेज पर्सन क्या करता है, अपने डिसीजन का सपोर्ट ढूंढने लगता है, और वहीं ग्रेट थिंकर पूछता है, अपने वीकनेस ढूंढने लगता है, अपने क्वेश्चंस की वीकनेस ढूंढने लगता है। अब एक बिजनेस है, तो लोग सोचते हैं ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, बट ये भी क्वेश्चन करना चाहिए, अगर ये फेल हुआ तो। अचानक ब्रेन नई इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है, शॉर्टकट ढूंढने लगता है, अलग चीजें ढूंढने लगता है कि शायद ये बिजनेस फेल ही हो जाएगा, यानी वो एकदम ट्रिक से ही हट चुका होता है। ये होता है क्वेश्चन दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन 3, अपॉर्चुनिटी कास्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट। इकोनॉमिक्स का सबसे अंडरस्टेटमेंट कॉन्सेप्ट, और हाँ, किसी दूसरी चीज की ना होती है। अगर तुमने 10 लाख एक बिजनेस में लगाए तो तुमने सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया, तुमने बाकी सभी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। डिसीजन का कास्ट सिर्फ खर्चा नहीं होता, छूटी हुई अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब एक एग्जांपल देखो, यानी एक बंदे ने 50 लाख अपने ऑफिस पे इन्वेस्टमेंट किया, और दूसरे ने वहीं एक प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पर इन्वेस्टमेंट किया। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट अलग थी। तो यही होता है कि देखो, हर इन्वेस्टमेंट इनविजिबल अपॉर्चुनिटी कास्ट लेकर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन 4, यानी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये हमारा है फॉर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, यानी इसमें क्या होता है, एक एवरेज पर्सन पूछता है इसके बाद क्या आएगा, बट यही एक ग्रेट फाउंडर क्या कहता है, एक ग्रेट पीपल क्या कहता है, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद और इसके बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही अगर आपको समझ आ गया तो आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को समझ चुके हो। अब आते हैं क्वेश्चन 5, कैन दिस स्केल, यानी कैन दिस स्केल। ये हमारा क्वेश्चन 5। अगर आपका एक बिजनेस है तो अभी आपके 100 कस्टमर्स हैं, तो अगर फ्यूचर में यानी इन फ्यूचर वो 10,000 हो जाएं, तो क्या आप अभी भी उन्हें जो वो मांग कर रहे हैं वो सर्वाइव कर सकते हो। यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सब में यानी स्केल होना जरूरी है। बिजनेस होना काफी नहीं, स्केल होना भी जरूरी है। यही होता है कैन दिस स्केल। अब देखो, अगर आप स्केल कर सकते हो तो ठीक है, अगर आंसर नहीं है यानी आंसर नो है तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सिस्टम खराब है तभी वो 10,000 को नहीं कर सकता। तो फ्यूचर में हो सकता है 1 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, टाइम के साथ बढ़ेगा डिस्टर्बेशन, ये चीजें होती हैं। तो अगर आप मना करते हो कि नहीं है तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी बात है, बेटर जजमेंट, बेटर जजमेंट, बेटर क्वेश्चन, बेटर डिसीजन, बेटर लाइफ। यानी ये बेटर जजमेंट, बेटर क्वेश्चन, बेटर डिसीजन और बेटर लाइफ। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही था, दुनिया तुम्हारी इंटेलिजेंस को रिवर्ट नहीं करती, वो तुम्हारे डिसीजन को रिवर्ट करती है। तो अपने ब्रेन से
यानी अपने ब्रेन से इस ब्लिंड ट्रस्ट को छोड़ो और इससे क्वेश्चंस करो, फ्रेमवर्क बनाओ, बेसिस और फैक्ट्स और स्टोरीज में फर्क समझो, पहचानना सीखो। क्योंकि दो लोगों के पास सेम डिग्री हो सकती है, सेम सैलरी हो सकती है, सेम इंफॉर्मेशन होती है, बट अगर जजमेंट अलग होता है तो 10 साल बाद पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। यही होता है जजमेंट का सबसे बड़ा फंडामेंटल और सबसे सिंपल, क्योंकि सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला है। सक्सेस उन लोगों के पास नहीं जाती जो इंटेलिजेंस है, सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो अनसिक्योरिटी में भी बेटर और बेहतर जजमेंट ले पाते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने ईमेल दिया हो तो वहां पे ईमेल कर देना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, जहां तक हो सके इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। सबका डिस्क्रिप्शन में या बायो में लिंक दे दिया हूं मैं। बाकी चलते हैं, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां।